मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक के मशहूर और मारूफ ब्रांड्स अपनी मसनूआत की तैयारी के लिए जनूबी एशिया के ममालिक पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन फास्ट फैशन की इस दौर में शामिल H&M, ज़ारा, मैंगो, नेक्स्ट और लिवाइस जैसे महंगे ब्रांड्स अपने मलबूसात की तैयारी के लिए खून पसीना बहाने वाले मजदूरों को इन मलबूसात की कीमतों का कलील हिस्सा भी नहीं देते। पाकिस्तान भी बड़ी तादाद में गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है और कराची में वाक़े कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी लातादाद फैक्ट्रियां हैं जहां मजदूर 12-12 घंटे काम करके अमीर ममालिक के लिए ये ब्रांडेड कपड़े तैयार करते हैं। सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल मार्च के दौरान अब तक 11 अरब डॉलर से ज़ायद का टेक्सटाइल मवाद बाहर ममालिक बरामद किया गया है, जो यही मजदूर मेहनत से पैदा करते हैं। अक्सर फैक्ट्रियों में कोई कानून मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता और मजदूरों को ठेकेदारी निज़ाम की आग में झोंक दिया जाता है। हालांकि टेक्सटाइल की सनत में काम करने वाले ये मजदूर हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। टीम सोच ने इनके मसाइल जानने के लिए कोरंगी का रुख किया और ऐसे ही कुछ मजदूरों से बात की जो करीब 1 दिहाई से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कम अज़ कम उजरत बतौर तनख्वाह पाते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मैं पिछले 8-9 सालों से इंटरनेशनल टेक्सटाइल यूनिट 2 में बाइसेत मैंगल मशीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं सोशल सिक्योरिटी UBI से रजिस्टर नहीं हूँ और हम जिस फैक्ट्री का ब्रांड का जो माल बनाते हैं उसका नाम है, उनके बड़े नाम है स्टैंडर्ड टेक्सटाइल फ्रांस और लंदन लग्जरी। उसका हमारी कंपनी के अंदर माल बनता है और हमें जो है यहाँ पर 9-9, 10-10 साल वर्करों को हो गए हैं। यहाँ पे जो है परमिट नहीं करते, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है हमारे पास, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बोनस नहीं मिलता है और दूसरे ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। जब दिल चाहा, सबसे बड़ा इशू ये है कि हर दिन जो है हमें डर होता है कि हम जाते हैं तो जो है ना ड्यूटी का पता नहीं होता है, किसी भी दिन वो निकाल दें। ब्रांड से H&M का बनता है, ज़ारा का भी बनता है और भी काफ़ी ब्रांड से बड़ी जिसका माल अंदर बनता है। तनख्वाह उससे 3 ऑप्शन होते हैं। हेल्पर को 17,500 दिए जाते हैं और मशीन ऑपरेटर को 17,700 दिए जाते हैं। जो स्पेशल मशीन ऑपरेटर है उसको तकरीबन ऐसे कुछ दी जाती है, उसका अलाउंस ज़्यादा होता है। तकरीबन 8-9 साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम है। सबसे जो बड़ी जो आजकल के दौर में जो सबसे जो बड़ी खामी है ना, वो वर्कर के साथ जो जुल्म और ज़्यादती वो कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ वही डेली वेजिस। ऑडिटर वगैरह को तो बताया जाता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, फाइलों के तौर पर तो है, लेकिन वो फिजिकल तौर पर नहीं दिया जाता। दूसरी बात है कि वर्कर की जो टाइमिंग है वो भी स्टेबल नहीं है। टाइमिंग के साथ ओवर टाइम भी काटा जाता है, ओवर टाइम भी सिंगल दिया जाता है, उसको पूरा हक नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो है ना लिविंग, ये जो मिनिमम वेज है इसको लेना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस कोरंगी इंडस्ट्री एरिया के अंदर 17,500 लेना भी जो है ना एक जो है बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर ठेकेदारी सिस्टम जो है, यहाँ पर जो है दहशतगर्द हैं, वो थ्रेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो लिविंग वेज तो बहुत दूर है हमसे। पाकिस्तान में लेबर कानून के मुताबिक और खासकर सिंध में ठेकेदारी निज़ाम ममनू है। कानून की रूह से कोई भी मुलाजिम अगर 3 माह से ज़्यादा तक किसी कंपनी के साथ काम करे तो वो इसका मुस्तकिल मुलाजिम माना जाएगा। अलबत्ता इन फैक्ट्रियों में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और मुलाजमीन को कुछ ठेकेदारों के जरिए मुलाजमत में रखा जाता है। इस निज़ाम के अंदर मुलाजमीन को मुसलसल हरासा किया जाता है और ज़रा सी ऊंच नीच पर नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। वो दिखाते तो कंपनी पैर है, लेकिन अंदर जो निज़ाम है ना वो कॉन्ट्रैक्टरी का ही, कॉन्ट्रैक्ट का ही निज़ाम है। सिर्फ चंद जो वर्क ऑफिसर है उनको दे देते हैं, एम्प्लॉयर कर देते हैं। बकाया लेबर जितने भी हैं ना, तमाम की तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं। उसमें 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं, उनके ज़रिए से वर्कर को जो है ना माल बनाया हुआ है और उसकी जन्म अगर कोई ऐसे उठता है तो उसको निकाल दिया जाता है कंपनी से। जो भी बंदा लेट आता है ना, लेट उसके पैसे भी काटते हैं और कार्ड को होल्ड भी करते हैं। 3 होल्ड होने के बाद भी कार्ड काट लेते हैं। फिर जब वो कार्ड हमें बना के देते हैं उसके 500 रुपये हमारे सैलरी से काट लेते हैं। और जब उनसे हम बात करते हैं, बोले कि ये हमारा रूल है और ये रूल के मुताबिक ये सब कुछ है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हक और सच की बात करता है तो उसको कंपनी ज़िली टार्चर भी करती है। उसको कंपनी बोलते हैं कि आप इस तरीके से बातें नहीं कर लिया करो, नहीं तो कंपनी
आपको निकाल के देंगे। जब भी किसी मज़दूर को निकालते हैं बगैर शोकाज नोटिस के, किसी को नोटिस वगैरह नहीं देते हैं, नहीं तो आइन के हिसाब से किसी मज़दूर को निकालना शोकाज नोटिस मतलब होता है लेबर आइन के हिसाब से। लेकिन डेनिम क्लॉथिंग कंपनी में ऐसा नहीं है कुछ। ओवर टाइम का यही है कि मतलब 8 घंटे ड्यूटी है, 4 घंटे जो है वो ज़बरदस्ती हरासमेंट के तौर पर आपको ओवर टाइम करना है। उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, अगर आप जल्दी गए तो आपको कल से नहीं आना। यहाँ पर संडे, हर संडे कंपनी चलती है, हर त्यौहार हो चाहे कोई ईद हो, ईद की भी जो है 2 छुट्टियाँ दी जाती हैं। नोटिस बोर्ड में ये लिखा जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी वर्कर अगर छुट्टी करेगा तो वो फारिग कर देगा और निकाल दिया जाता है वर्करों को। इससे पहले यहाँ सानिया हुआ था, एक मज़दूर के तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने मैनेजर को, लाइन सुपरवाइज़र को बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर जाऊँ। तो उन लोगों ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई कंपनी के अंदर। तो उन लोगों ने बोला कि मतलब उसकी वजह से भी मज़दूरों ने आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से स्ट्राइक भी हुआ था। इन मुलाजमीन के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ पाकिस्तान पर एक और तरह भी मनफी पहलू रखती हैं। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ स्टेटस हासिल है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तैयार करदा माल बासानी और कम ड्यूटी के साथ बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये सहूलत यूरोपीय यूनियन तरक्की पजीर ममालिक को देती है, लेकिन याद रहे कि इसके शराइत और ज़वाबित में ये बात शामिल है कि इन अशिया को तैयार करने वाले मुलाजमीन को हुकूक दिए जाएंगे और फैक्ट्रियों को काम करने वालों के लिए महफूज बनाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ऐसा करने से कासिर हैं। यहाँ पर कोरंगी के अंदर हमें जो है ये लगा है कि जब भी हमें जो थ्रेड किया गया है कंपनी के अंदर, बेसिकली खाने के इशू पे, टी टाइम के इशू पे जो है वो नहीं करने दिया जाता, खाना खाने नहीं दिया जाता, खाना खाने का कोई टाइम नहीं दिया जाता। उस पर भी जब हम बात करते हैं तो ये जो है उस वर्कर को बाहर खड़ा कर देते हैं। बात ये कहने का मकसद है कि तो वर्कर के साथ होता है जुल्म, उसको पास दिया जाता है, फिर उसको जो है ना क्या नाम इसका, या 5 मिनट बाथरूम से नहीं आते हैं तो बोनस के टाइम जब साल में एक दफ़ा बोनस देते हैं वो भी काट के देते हैं। और उसकी मिसाल के तौर पर जब बोनस रमज़ान वगैरह करीब आने लग जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह आप बाथरूम में 2 मरतबा गए या 3 मरतबा से उनको निकाल दिया जाता है। तो ये मसले तो बहुत इनके। शहर में वाक़ मशहूर और मारूफ कंपनियां जैसे कि आर्टिस्टिक, डेनिम, इंटरनेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड करोड़ों रुपए मुनाफे में कमाती हैं, मगर अपने मेहनती मजदूरों को इसका अशर अशीर भी नहीं देती। हत्ता कि अक्सर जगह तो इनको अपना मुलाजिम मानने से भी इनकार करती हैं। अलबत्ता जब माल खरीदने वाले ब्रांड के लोग इनके पास मालूमात हासिल करने आते हैं तो ये ऑडिटर्स की आंखों में धूल भी झोंकती हैं। वाज़ेह रहे कि हमारा निशाना सिर्फ ये मज़कूरा कंपनियां नहीं हैं, बाकी कई दूसरी कंपनियों में भी यही रीत राइज है। लेकिन फिलवक्त टीम सोच ने 3 फैक्ट्रियों के मजदूरों से बात की है। मुनाफे को तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने वर्कर, गरीब बंदा तो रह नहीं सकता कमरे में, एक कमरा नहीं ले सकता। वो इतनी बिल्डिंग बना रही तो प्रॉफिट है ना। 16, 17, 18 तक पहुंच गए उनकी यूनिट्स, 16, 17 यूनिट पहुंच गए। वो जो गरीब बंदा 8, 9 साल से काम कर रहा है वो अपने लिए एक प्लाट नहीं ले सकता है, अपने लिए प्लाट का वो बच्चे की फीस अदा नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को मयारी जिंदगी नहीं दे सकते जो जिंदगी है बच्चों की। स्कूल की फीस हो गई, घर हो गया, इंसान अपना बच्चों के लिए अच्छा खुराक, 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर सकता। वो वही को इन्हीं ग्रुप में वो जॉब करते गरीब की उम्र गुजर जाती है। आवाज उठाने वाले मजदूरों को न सिर्फ हरासा करने के वाकयात होते हैं, बल्कि यहाँ अक्सर फैक्ट्री मालिकान अपने किराए के गुंडों से मुलाजमीन पर हमला भी करवाते हैं। ऐसा ही एक वाकया अप्रैल की 23 तारीख को हुआ जब डेनिम फैक्ट्री में काम करने वाली खातून को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो बोनस का मुतालबा करके फैक्ट्री से बाहर निकली। जैसे ही हम बाहर निकले ना लेडीज गेट पे, मेरा भाई बाइक खोल रहा था, वहाँ पे गुल के जो लड़के हैं ना, क्या नाम है उसका, अल्लाह बख्श नाम है उसका, एक लड़के का जो हमारी कंपनी में भी काम कर रहा है, वो दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी में आए। अल्लाह बख्श नाम है, शौकत और आमिर, जिनको मैंने पहचाना, और भी लड़के थे, 20-25 लड़के थे। उन्होंने मेरे भाई को मारा। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझ पे भी हमला किया, मुझे भी काफ़ी सारी चोटें आई थी। फिर वहाँ पे हम लेके गए, इंतज़ामिया को बोला कि हम आपको दरख्वास्त देंगे। पहले तो वो मुझे कॉल कर रहे थे उसी दिन कि आप बेटा आप ना रिपोर्ट नहीं करवाइएगा, आप आइएगा, हम आपका मसला हल कर देंगे। दूसरे दिन गई तो मुझे बोला आपको छुट्टी दे देंगे, आपको पैसे दे देंगे, लेकिन जो है ना, मेरा सर छुट्टी और पैसों की बात नहीं है, आप इन वर्कर को निकालें या इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लें, क्योंकि ये इस तरह घूम रहे हैं, हमारे सामने ही घूम रहे हैं हमें मार कर।
मैं 3-4 दफ़ा गई उनके पास दरख्वास्त लेके, उन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं ली। ज़ाहिर है कंपनी के लोग मिले हुए हैं जब तो ये हमला हुआ, वरना अगर कंपनी के लोग मिले हुए नहीं होते तो गुल के खिलाफ एक्शन हो सकता था ना, और उन लड़कों के खिलाफ भी एक्शन होता जो कंपनी के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं। इस मामले की बाबत टीम सोच ने माहिर कानून और वकील मुहिब आज़ाद से भी बात की है, जिन्होंने पिछले साल मजदूरों के हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट ने एक कमीशन भी बनाई थी। हमने एक जलसा किया था मज़दूरों का, मज़दूर फेडरेशन बनाई थी, तो जलसा किया था। उसमें हमने एक रेजोल्यूशन और डिमांड की थी कि जो है उनमें हमें उठाया जाए, लिया जाए उस कमीशन में। उन्होंने बात की कि आपको हम उस कमीशन में लेंगे, आप एक वकील भी हैं और कानून भी जानते हैं और मज़दूरों के ऊपर काम, मगर वो कोरोना की वजह से जैसे आया तो सारे उनके जो है उनको छोड़ दिया। या तो लेबर डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व है इन करप्शन में, वो कुछ भी नहीं करता। उनके पास जाओ तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। या जो मज़दूर की रजिस्ट्रेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इनके साथ मिले हैं। ये मेरे तजर्बे में गुजरा है। जब हम गए थे इनके ऑफिस में तो उन्होंने हमें रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, जबकि गवर्नमेंट तनख्वाहें तय करती है। जब वो बजट पास करते हैं तो उन्होंने 17,000 जो नॉन टेक्निकल मज़दूर का तनख्वाह उन्होंने तय की थी। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ठेकेदारी सिस्टम है। यहाँ वो ठेकेदार जो है वो कमीशन लेता है, वो क्योंकि उसमें कंपनी को फ़ायदा होता है। क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है वो मज़दूरों को अपने साथ बाउंड करके रखता है, उनमें से 3-4 हज़ार रुपये वो उठाता है और ओवर टाइम ज़्यादा लेता है। जबकि कानून में ये तय किया हुआ है कि उनको 8 कलाक काम करना है। यहाँ तो 15-15, 16-16 कलाक भी काम करते हैं मज़दूर, तो उनको तनख्वाहें भी तकरीबन वो ओवर टाइम मिलाकर 20-25 हज़ार भी नहीं बनती है। मुहिब आज़ाद को मजदूरों के हक में बोलने के जुर्म में करीब 40 दिन जबरी तौर पर गुमशुदा भी रखा गया, जिससे मालूम चलता है कि रियासती इदारे भी अक्सर व बेशतर इस्तेसाल करने वाली फैक्ट्रियों के मालिकान के साथ मिले हुए हैं। हम सिंधी में तो एक कहावत है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको किसी चोर का भी डर नहीं होता है। तो ये खुद इन्होंने माल इकट्ठा करके रखा है, तो इन्होंने अपनी ये इतनी बड़ी सिक्योरिटियाँ बना कर रखी हैं। तो इसी वजह से मुझे उठाया गया कि आप मज़दूरों के लिए और मिसिंग पर्सनस के लिए और जो रूरल एरिया में जो वडेरा कल्चर है, वहाँ जो फार्मर्स होते हैं आरी, उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। सिंध में मजदूरों के लिए कौन से कवानीन मौजूद हैं, ये जानने के लिए हमने नामवर वकील जुबरान नासिर से बात की। जो आपके कवानीन अगर आप सिंध में बात कर लें, सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 है, सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 है, सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2014 है, सिंध मिनिमम वेजेस एक्ट 2015 है, द सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 है। इन तमाम कवानीन के अंदर आपको जो प्राइमरीली चीज़ नज़र आती है, फैक्ट्रीज़ एक्ट की बात करेंगे तो वो बात कर रहा है सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट के हवाले से। सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट हवा और माहौलियात को लेके भी हैं, डस्ट, फ्यूम्स, केमिकल्स, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हैं, और इन टर्म्स ऑफ आवर्स और वर्किंग कंडीशंस उस हवाले से भी हैं। आपका जो सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है वो आपकी मिनिमम वेज, आपके वर्किंग आवर्स रेगुलेट कर रहा है, आपका ओवर टाइम रेगुलेट कर रहा है, आपकी मैक्सिमम डेट जिस तक आपको आपके पैसे मिल जाने चाहिए, आपकी ग्रेजुटी, आपका वो जो फंड पूरा इकट्ठा होता है उसके टर्म्स रेगुलेट कर रहा है। इन तमाम के अंदर जो खिलाफ वर्जी के ऊपर पेनल्टी लागू हो रही है वो आपको कानून में मिलती है 50,000, 20,000, 10 लाख भी पढ़ने से आपको नहीं शायद नज़र आए, 20 लाख, 30 लाख, जबकि वो बहुत बड़े अमाउंट नहीं है। इस महंगाई के दौर के अंदर जब मेरे ख्याल में कल्टस 20-23 लाख रुपए की हो गई, मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस दौर के अंदर 1 करोड़ अरबपति फैक्ट्री के मालिक को अगर वो कोई वायलेशन कर रहा है, उस इंसान को जिसको शायद वो मिनिमम वेज में नहीं दे रहा, 20,000 रुपये का फ़ाइन है। इन कवानीन पर अमल दरामद करवाने में रियासत नाकाम नजर आती है, और इसकी वजह ये है। देखिए, आपकी इन्वायरमेंट का मसला हो, आपकी मिनिमम वेज का मसला हो, आपका सेफ्टी का मसला हो, इस सब के लिए एक इंस्पेक्टर तैनात है। उस हाई कोर्ट की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 67,000 फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं रजिस्टर्ड,
वेलफेयर फंड वालों के साथ, सोशल सिक्योरिटी वालों के साथ। नॉट वन पेनल्टी इम्पोज ऑन मिनिमम वेज। यानी कि जो कमिश्नर साहब गए वो कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि जब से आपका क़याम हुआ है इतनी दिहाइयों के अंदर कभी किसी ने ये कानून नहीं तोड़ा कि उसने मिनिमम वेज से कम तनख्वाह दी हो, क्योंकि एक कार्रवाई आप नहीं दिखा सके कि आपने ये कंप्लेंट आई थी या आपने ये रेड मारी और आपने ये एक्शन लिया है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि इंस्पेक्टर जो है वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा ना अपने दौरे के ऊपर। वो आता होगा, वो किसी रूम में बैठता होगा, चाय पीता होगा, उसको उसका जो भी हिसाब किताब है वो हो जाता होगा, वो थैंक यू सर करता होगा और वापस चला जाता होगा। तो आखिर मजदूरों पर होने वाले जुल्म का जिम्मेदार कौन है और कवानीन की मौजूदगी के बावजूद भी इन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? ये जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से बात की, जिन्होंने बल्दिया अली इंटरप्राइजेस फैक्ट्री के मजदूरों का मुकदमा भी बखूबी लड़ा था। अब ये बुनियादी तौर पे किसकी गलती है? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे मैं 3 लोगों को इसमें ज़िम्मेदार ठहराऊंगा। पहले जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है, क्योंकि उनका काम है फैक्ट्रीज़ को, वर्क प्लेसेस को रेगुलेट करने का। वो क्यों नहीं करते हैं ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हैं। पहली तो वजह ये है कि ये लेबर डिपार्टमेंट इंतहाई करप्ट डिपार्टमेंट है और इनका इंटरेस्ट इसमें है कि रेगुलेट ना हो, क्योंकि इनके करप्ट मटेरियल इंटरेस्ट इससे सर्व होते हैं। जो दूसरा रीज़न जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हुकूमत इसलिए रेगुलेट नहीं कर, हुकूमत का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये जो हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना लंबा अरसा नहीं गुजारा है जितना सिंध गवर्नमेंट ने। 13 साल हो गए इस हुकूमत को, 13-14 साल। और ये लेबर डिपार्टमेंट सही नहीं कर सकती, अपना कानून इम्प्लीमेंट नहीं। उसकी वजह ये है कि जो बिजनेसमैन है वो एक बड़ी पावरफुल लॉबी है, वो ये रेगुलेशन को रोकते हैं, लेकिन जो लेबर है उसकी कोई, इस मुल्क में तो अंडर 1% यूनियनाइजेशन है, उसकी कोई वॉइस नहीं है। तो इसलिए हुकूमत को इंटरेस्ट प्ले नहीं करती। जो सेकंड एक्टर है जिसका मैंने बयान कर दिया आपको, कि इस मुल्क में मेरी नज़र में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिसे हम लिटरेचर में कैपिटलिस्ट एलीट कहते हैं, इट इज़ मोर पावरफुल देन इवन द आर्मी। आई डोंट थिंक इवन द आर्मी कैन रेगुलेट कि यहाँ का जो बिजनेसमैन है, इट्स द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इन दिस सोसाइटी। तो इनके ऊपर लेबर कवानीन को इम्प्लीमेंट करना, इनके पहले पावर को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और तीसरी इसमें गिल्टी पार्टी सोसाइटी है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है सोसाइटी को, लोग जल के मर जाएं, ना मज़दूरों के कोई हुकूक हैं, आप उनको कोई हुकूक नहीं देते, आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं देते। और अब ये सोसाइटी ये भी गारंटी नहीं कर सकती मज़दूरों को कि वो अगर अब काम पे जाएं तो बग़ैर मरे वापस आ जाएं। तो जिस सोसाइटी में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, कोई आउटरीच नहीं होता, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होती, वहाँ मज़दूर जल के मरते रहे। टीम सोच ने मज़कूरा कंपनियों से बजरिया ईमेल राब्ता किया ताकि इनका मौक़िफ़ भी हासिल किया जा सके। अलबत्ता उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के लिए कीमती मलबूसात बनाने वाले मुलाजमीन क्या कभी खुद भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार पाएंगे? और क्या उनके काम करने वाली जगह पर भी कभी लेबर कवानीन का निफाज हो पाएगा, या उन पर जुल्म यूं ही जारी रहेगा और उनके लिए आवाज़ उठाने वालों को भी उठाया जाता रहेगा?